You are listening to SRM Podcast. Podcast for everyone. दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल। मैं हूं आदित्य और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अनुभव और अभिषेक। हेलो अनुभव। हाय आदित्य। हेलो अभिषेक। हेलो आदित्य, हेलो अनुभव, हाउ आर यू गाइस? कैसे चल रहा है सब? आई एम गुड अभिषेक, तुम कैसे हो? तो यार इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है और उसके बारे में सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में बहुत कुछ हुआ है, बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल वगैरह हुए हैं वहाँ पे। और हर बार की तरह हॉर्स ट्रेडिंग और ये सब चला है। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में? मैंने एंटी डिफेक्शन के बारे में जब पढ़ा था तो मुझे लगा वो इतना पोटेंट कानून है कि देश में उसके बाद कभी नहीं होगा कि कोई एमएलए एमपी अपना दल छोड़ के दूसरे पार्टी में विलय कर रहे हैं। लेकिन जब से कर्नाटक में केस हुआ, फिर मध्य प्रदेश में, अब राजस्थान में देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब एंटी डिफेक्शन लॉ की सार्थकता ही खत्म होने लगी है। बिल्कुल 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 सही बात है। मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूं कि जो लॉज बनते हैं तो वो लॉ इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं उनका इस बात पे मतलब असर पड़ता है कि चीजें जो हो रही वैसी होनी नहीं चाहिए अगर लॉ सही से काम कर रहे होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने पुराने जैसे रेप केसेस के मामले में भी देखा कि कितने कठिन लॉ है, कुछ नहीं हुआ। एंटी डिफेक्शन का लॉ है, देखा कुछ नहीं हुआ। तो वैसे ही चल रहा है। और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हमें इस वीक में क्या कौन-कौन सी मेजर न्यूज़ है जिससे हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ अनाउंसमेंट है। पहली ये है कि हमारा जो पॉडकास्ट है इंडिया ऑन कॉल, तो उसको 1 हफ्ते हुए हैं और हमें 100 ऑड लिसनर्स मिल गए हैं, तो एक ये बहुत ही बड़ी सक्सेस है हमारे लिए। और दूसरा ये है कि जो भी हमारे श्रोता इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, तो हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है srmpodcast.com। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर और भी सारे पॉडकास्ट हैं, उनको सुनिए ज़रूर। मुख्य तौर पर आज हम 3 विषयों पर बात करेंगे, 3 टॉपिक है हमारे पास। एक तो है जैसा कि अभी अभिषेक और अनुभव ने डिस्कस किया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। क्योंकि आजकल ये हफ्ता पूरा इन्हीं सुर्खियों से भरा था जब सचिन पायलट ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। और हाल-फिलहाल में भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में हमने देखा, गोवा में हमने देखा, हाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने के साथ जो मध्य प्रदेश में वो देखा। उसके बाद दूसरा एक मेजर टॉपिक है जो कि मीडिया उसे बहुत ही कम कवर कर रही है और सोशल मीडिया उसको बहुत कवर कर रही है। साथ के साथ ये इस बात को लेकर के ये टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, वो है असम में हुए फ्लड्स। तो असम के फ्लड्स को सोशल मीडिया पर बहुत कवर किया जा रहा है, पर हमारा जो प्रिंट मीडिया है और जो डिजिटल मीडिया है वो उसको बहुत ही कम कवर कर रहा है। न्यूज़ पे वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो एक हम असम फ्लड के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा तीसरा विषय है वो ये है कि ईरान में भारत एक रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा था, जिससे ईरान ने अभी भारत को ड्रॉप कर दिया है। तो इन बिंदुओं पर बात करेंगे। अभिषेक, हम लोग शुरू करें क्या? हाँ, शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स आदित्य फॉर ग्रेट सक्सेस। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है। अभी क्या हुआ है राजस्थान में 12 जुलाई को क्या हुआ था, जो डेप्यूटी सीएम थे सचिन पायलट, तो उनके साथ जो 10 उनके लॉयलिस्ट एमएलएस थे, मतलब उनके साथ रहने वाले जो एमएलए हैं, वो दिल्ली में जाके बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 एमएलएस का सपोर्ट है एंड वी हैव द पावर टू टॉपल द अशोक गहलोत गवर्नमेंट। मतलब कि उनका प्लान था कि जो अशोक गहलोत लेड सर गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाए, उसको गिरा दिया। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी थी, उन्होंने इशू एक व्हिप इशू किया कि जितने भी एमएलएज हैं उनको मीटिंग में आना है और उनको अपना बहुमत, उनको अपना साथ सिद्ध करना है कि दे आर विद दी अशोक गहलोत गवर्नमेंट। अगर वो नहीं करेंगे तो देन दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। फिर क्या हम्म। हुआ, जो सीपी जोशी थे स्पीकर के, जो जो भी एमएलए उस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि भाई दैट दे विल बी डिस्क्वालीफाइड एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जिसके अगेंस्ट में जिस जिस रूलिंग के अगेंस्ट में वो लोग हाई कोर्ट गए, सचिन पायलट एंड अदर पीपल्स, वो हाई कोर्ट में अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने अभी 3 दिन का टाइम दिया है उनको, ताकि मंगलवार तक का टाइम दिया है रेस्पॉन्ड करने का, और उससे पहले जो स्पीकर है उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है इशूज जो अभी चल रहा है। एक मिनट अभिषेक, जैसे कि अभी आपने बोला कि अभी 3 दिन का टाइम है, तो मैं एक बार अपने लिसनर्स को बता देता हूँ कि ये पॉडकास्ट हम शनिवार 18 जुलाई की रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यानी आज से 3 दिन मंगलवार का टाइम है। जी अभिषेक, बोलिए। तो फिर क्या हुआ,
इसी बीच में ये सब वही बातें हुई कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि इफ एनी लीडर वांट्स टू क्विट कांग्रेस देन ही कैन, मतलब उन्होंने बोल दिया कि जिसको कांग्रेस छोड़नी है छोड़ दें। यही सब मुद्दे हुए। अनुभव, आप क्या बोलते हैं इस मामले में कि क्या ये राहुल गांधी का कहना सही था क्या? मैं ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी का कहना सही था, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए जो अपना पार्टी, जो उनकी आइडियोलॉजी छोड़ रहे हैं, वो चीज गलत है। और एक यूटोपियन स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। मैं अनुभव और अभिषेक एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो आपने बोला कि राहुल गांधी ने, जो आप लोग ने बोला कि जो राहुल गांधी ने बोला है कि जो जो नेता चाहता है कि पार्टी छोड़ना वो पार्टी छोड़ सकता है, तो एएनआई ने ये खबर छापी थी कि राहुल गांधी ने एनएसयूआई की एक मीटिंग में ऐसा बोला है, पर उसके बाद पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था और उन्होंने कहा था ये खबर झूठी है। और एनएसयूआई ने की मीटिंग में केवल इंटरनल एनएसयूआई के बारे में बातें हुई हैं, क्योंकि राहुल गांधी उसके चेयरपर्सन है और इस तरीके की कोई असलियत में खबर नहीं है, तो इसका कांग्रेस पार्टी ने खंडन कर दिया है। अच्छा, थैंक्स जी। अलॉट आदित्य फॉर करेक्टिंग मी। तो मतलब हम्म। इतना इतना फेक न्यूज़ और इतना न्यूज़ फैला जा रहा है, मतलब फैलाया जा रहा है, घोटा जा रहा है सोशल मीडिया और हर मीडिया के माध्यम से कि क्या सच है क्या गलत। ये जो पोस्ट ट्रुथ का वर्ल्ड आ चुका है ना, इसमें रियलिटी सही क्या है गलत क्या है उसमें डिफरेंस करना बहुत टफ हो गया है, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, और यही चीज़ हमको देखनी है। एंड थैंक्स अलॉट आदित्य फॉर करेक्टिंग मी। तो चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन एंड हाउ दिस स्पीकर हैज पावर टू डिस्क्वालीफाई दी एमएलएस। मतलब जो स्पीकर जो सीपी जोशी हैं, उन्होंने कैसे जितने भी जो एमएलए थे जो सचिन गहलोत गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए, उनके उसके पास पावर कैसे है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ठीक है, हम्म। पहले ऐसी पावर नहीं थी स्पीकर के पास, तो हम उस बारे में अब जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था 1967 में, एक एमएलए थे हरियाणा के जिनका नाम था गयालाल। ठीक है, उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज करी, और उस समय से इसको फ्रेज मिल गया आया राम गया राम। मतलब कोई भी जो एमएलए है या कोई भी आपस में जल्दी से अपना पार्टी चेंज कर सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ मॉनिटरी या कोई भी बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग बोला गया। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब अगर मान लो आपको मतलब कोई किसी लालच के वजह से पार्टी चेंज करे, तो उसको हॉर्स ट्रेडिंग बोला गया। या कोई दूसरे एमएलए को लालच दे और अपनी पार्टी में अंदर करे, तो उस चीज़ को हॉर्स ट्रेडिंग बोला गया। तो इस तरीके के हॉर्स ट्रेडिंग को या फिर आया राम गया राम फ्रेज को 1967 में बहुत पॉपुलर हुआ था। और उसके हम्म। बाद क्या हुआ, इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए 10th शेड्यूल ऐड हुआ। हमारे यहाँ अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, उनमें से 10th शेड्यूल 1985 में ऐड हुआ था अंडर 52nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने क्या किया, इसने एंटी डिफेक्शन लॉ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया। तो एंटी डिफेक्शन क्या है, मतलब डिफेक्शन मतलब होता है कि अपनी पार्टी के विरोध में जाके दूसरे एनिमी पार्टी पे के साथ ज्वाइन कर लेना। तो उसको उसको रोकने के लिए उसको रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ बना, जिसमें 10th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड हुआ, एक पार्ट बना। हम्म। तो उसके तहत क्या हुआ कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है, अ लेजिस्लेटर इज डीम्ड टू हैव डिफेक्टेड इफ ही ईदर वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और डिसओबेज द डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन अ वोट। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जो एमएलए लेजिस्लेटर है, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, ठीक है, अगर हाँ। वो वॉलंटरीली मतलब अपने स्वतः इच्छा से पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है, तो या फिर पार्टी का जो विप उनको बोलता है कि इस चीज़ पे ऐसे वोट देना है, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर सेलेक्ट करने हो या किसी भी इश्यूज पे वोट देने के लिए बोलता है, और उसके अगेंस्ट वो वोट करता है, तो उसको कहा जाएगा कि ही हैज़ डिफेक्टेड हिज पार्टी, और वो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकेगा बाय द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ द स्टेट असेंबली। ठीक है, एक चीज में और फिर से पूछना चाहूंगा कि ये जो सुनते हैं हम कि विप जारी कर दी कि कांग्रेस पार्टी ने विप जारी की, बीजेपी ने विप जारी की अपने सारे एमएलए को, एमपीओ को, तो ये विप क्या होता है? विप विप दरअसल एक पर्टिकुलर पोस्ट होती है। हर पार्टी एक विप सेलेक्ट करती है, मतलब किसी को एक विप बनाती है, एक व्यक्ति को विप बनाती है, उसको विप बोलते हैं। ठीक है, हाँ। एक व्यक्ति को विप बनाती है जो कि सारी देख रेख करता है, ये देखता है कि जितने भी मेंबर्स हैं ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए जो भी सिलेक्टेड हैं उस पार्टी से, वो मीटिंग्स में उपस्थित हो, वो उसी उसी के हिसाब से वोट करें जो पार्टी चाहती है,
उसी हिसाब से चीज़ों को अटेंड करे, उसी हिसाब से चीज़ों को बोले जो पार्टी चाहती है। तो विप एक व्यक्ति है, और जब वो कोई भी चीज़ डायरेक्शन देता है तो उसको भी विप ही बोला जाता है। तो ठीक है, ये विप हो जाता है। हाँ, एकदम सही कहा कि जैसे ही कोई नई विधानसभा या लोकसभा का गठन होता है तो हर पार्टी अपना एक विप अपॉइंट करती है। उस विप का ये काम होता है कि वो अपने सभी विधायकों या सांसदों में पार्टी की जो गाइडलाइन है, कोई बिल पास हो रहा है या पार्टी किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए वो एक माहौल बनाता है। सारे विधायकों को वो समझाता है कि पार्टी की डायरेक्शन क्या है और उनको किस तरह से वोट करना है। तो वो एक तरह का वो शेफर्ड है जो कि सारे के सारे विधायकों को या अपने लोकसभा में सारे सांसदों को एक तरफ एक चैनलाइज करता है पूरी पार्टी की गाइडलाइन की तरफ। डंडा लेकर के चलता है बकरियों के झुंड के आगे। और एंटी डिफेक्शन लॉ में यही है कि अगर पार्टी के विप ने कोई बात बोली है कि आपको किसी लॉ पर राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, कोई भी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है आपको वोट करना है, तो विप के ने जो जिस चीज पे बोला है आपको उसी पे ही वोट करना है। यानी कि आप एक फ्लॉक की तरह काम करेंगे क्योंकि आप उस पार्टी से एसोसिएटेड थे, आप उसकी आइडियोलॉजी के को आपने अपनाया, आप उसके थ्रू चुनाव लड़े, तो आपको जो पार्टी की गाइडलाइन है उसी पे ही काम करना है। आपका जो इंक्लिनेशन है उस पार्टी का इंक्लिनेशन ही होना चाहिए। यही एंटी डिफेक्शन लॉ का क्रक्स है। तो इसमें क्या है, एक इसमें जो फ्रेज है ना, तो वॉलंटरीली गिव्स अप हिज मेंबरशिप, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है कि अगर वो वॉलंटरीली गिव्स अप मेंबरशिप वो भी हो जाएगी अगर वो इलेक्टेड एमएलए या एमपी अपनी पार्टी के खिलाफ कहीं भी ऐसे ओपिनियंस रखता है या ऐसे ओपिनियंस जनता के बीच जाहिर करता है जो उसकी पार्टी के खिलाफ है, तो वो भी एक तरह से वॉलंटरीली गिव्स अप सिर्फ मेंबरशिप होगा, और ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड बाय द स्पीकर और द ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड बाय द वाइस प्रेसिडेंट हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, कुछ भी पार्टी के विरोध में बोलना भी एक तरीके से वॉलंटरीली गिव्स अप हिज मेंबरशिप, ये जो फ्रेज है वो सिद्ध किया गया है और वो डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, जी जी जी। इसी के बाद जब ये 52nd, उसके बाद क्या हुआ, जब ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो इसमें एक प्रोविजन था कि अगर 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर इलेक्टेड बाय वन पर्टिकुलर पार्टी डिफेक्ट्स, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी से 100 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इलेक्ट हुए हैं और उसका 1/3 मतलब 34 के आसपास अगर वो डिफेक्ट कर देते हैं तो इनमें से किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन 1/3 को हॉर्स ट्रेडिंग करना या 1/3 का डिफेक्शन बहुत इजी हो गया था, इसलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 में, जिसने इसको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया एंटी डिफेक्शन लॉ को, और उन्होंने बोला कि अनलेस एंड अनटिल 2/3 ऑफ द मेंबर सिलेक्टेड, अगर 2/3 मेंबर सिलेक्टेड हैं वो डिफेक्ट करते हैं तब जाके उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुई कि 15% नॉट मोर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस शैल बी इलेक्टेड एज ए मिनिस्टर्स। मतलब अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन लोकसभा टोटल कितने हैं, करीब 542 के आसपास। ठीक है, अगर उसका 15% से ज़्यादा आप लोग मंत्री नहीं बना सकते। पहले क्या होता था, जितने भी लोग डिफेक्ट करके आते थे सबको मंत्री बना दिया जाता था, लेकिन 15% अब एक क्या कहते हैं कैप लगा दिया है और उससे ज़्यादा लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जो चीज़ ये दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये सिर्फ 10% है और बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में ये 15% है। अभिषेक, मैं अभी इस चीज पे अब ध्यान दिलाना चाहता हूँ आदित्य और अभिषेक आपका कि ये जिस वजह से ये हुआ था कि डिफेक्शन ना हो, तो अब रिसेंट काल में पार्टियों ने इसका एक नया तोड़ निकाल लिया है। पहले क्या था कि आप 1/3 ऑफ द मेंबर कर नहीं सकते थे तो वो 2/3 हो गया कि आप या तो फिर 2/3 लोग टूट के ही आप मर्ज कर पाएंगे दूसरी पार्टी में। वो 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ। लेकिन अभी हम लोग रिसेंटली जब कर्नाटक और मध्य प्रदेश में देखा कि आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस चीज का फायदा कैसे उठा रही है कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में है और अगर वो मेजोरिटी मार्क के बहुत करीब है तो दूसरी पार्टी उनके 10-15 विधायक, 8-9 विधायक को तोड़ लेती है और स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है। हाँ,
जब स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है तो उसी समय विधानसभा की जो स्ट्रेंथ होती है वो फिर कम हो जाती है। हाँ तो फिर जब वोटिंग होती है तो अगर 10-12 विधायक आपके निकल गए तो जो अपोजिशन पार्टी है जिससे आपका मेजोरिटी मार्क में ज्यादा फर्क नहीं था तो वो पार्टी अपने आप ही हाँ सत्ता में आ जाती। यही चीज हुआ मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस और भाजपा के बीच में रस्साकसी चल रही थी। 230 सीट थी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस के पास उस समय 115 सीट थी और उनके पास 6 एसपी, बीएसपी और इंडिपेंडेंट के टोटल सपोर्ट थे। उस समय जब कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22-23 मिनिस्टर्स और एमएलए मिलाकर तोड़ दिए तो कांग्रेस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ कम हो गई और उन डिस्क्वालीफाई किया गया। और दोबारा जब फ्लोर पे टेस्ट हुआ तो जो बीजेपी थी जिसके पास 107 विधायक थे उसको मेजोरिटी मार्क लाने के लिए 104 विधायक चाहिए थे। तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या 100 से नीचे चली गई और बीजेपी के 107 विधायक थे तो बीजेपी उसी के कारणवश सत्ता में आ गई। तो मुझे इस बात पर एक चीज ये लगती है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में केस थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि कांग्रेस राजस्थान में एक स्टेबल गवर्नमेंट बना चुकी है। उसके टोटल 107 विधायक हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेक टू नेक विधायक थे। तो अगर सचिन पायलट अपने 17-18 विधायक को लेके भी चले जाते हैं तो भी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाए रखेगी क्योंकि भाजपा के पास केवल 72 विधायक। सही कह रहे हो। बिल्कुल। और उसके बाद ये जो जैसे आपने बताया ना कि विधायक तोड़ लेते तो दूसरी अगला स्टेप इनका ये रहता है कि जो पार्टियां रहती है वो उन जैसे जिन जगह से उनकी मेंबरशिप गई है जिन जिन सीटों से तो वहाँ पे फिर से चुनाव होते हैं। तो जो बाकी विधायकों को नई पार्टी जो है अपने सीट से दे देती है, अपने पास से टिकट दे देती है, फिर वो वहां से चुनाव लड़के अगर जीतते हैं तो वापस से विधानसभा में आ जाते हैं पर दूसरी पार्टी की तरफ से। सही कह रहे हो। तो अभिषेक अभी इस पे कुछ हम और भी डिस्कस करेंगे क्या इस विषय में? हाँ यही है और थोड़ा इसमें और है कि चाहे जितने भी लॉज जो आप पहले भी बोल रहे थे, चाहे जितने भी लॉ चाहे जितने भी एक्ट बना लें, जब तक आपके अंदर एथिकलिटी और मोरलिटी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप जनता के हित से ज़्यादा अपना हित सोचेंगे तो आप तो कोई भी लॉ बनाए, कोई भी एक्ट बना ले, कभी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मुझे तो ये लगता है कि इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो फिर सबसे पहले तो ये है कि इनके लिए भी एक कक्षाएं होनी चाहिए, एथिकलिटी और मोरालिटी की क्लासेस लगनी चाहिए इनकी कि किस लिए ये लोग उनको रिप्रेजेंटेटिव या किस लिए ये लोग एमएलए या एमपीज बनते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वही बात है ना कि नैतिकता इंसान के अंदर किसी क्लास से तो आएगी नहीं। और इसमें ये भी है ना, कई बार ऐसा होता है कि मान लो जो डिफेक्ट करके आते हैं ना, जैसे जो डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो कई बार जो स्पीकर होते हैं वो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी का होता है, ठीक है। अगर वो डिफेक्ट रूलिंग पार्टी के ही लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, जैसे एमपी में केस हुआ, रूलिंग पार्टी के लोगों ने डिफेक्ट कर दिया, तब तो एमपी का स्पीकर क्या कर सकता है, जल्दी से उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, जो कि सही है। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी के ही में कोई और पार्टी से लोग आते हैं, किसी और मतलब जो अपोजिशन पार्टी से रूलिंग पार्टी में अगर ज्वाइन करते हैं, तो टेक्निकली दे शुड ऑल्सो भी डिस्क्वालीफाइड। लेकिन जो स्पीकर है वो भी रूलिंग पार्टी का है और अपोजिशन पार्टी से रूलिंग पार्टी में लोग ज्वाइन हुए हैं, जैसे कि तेलंगाना में हुआ था। तेलुगु देशम पार्टी के लोग टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति के में ऐड हो गए थे, ज्वाइन कर लिया था उन्होंने 10 पार्टी। और तेलंगाना राष्ट्र समिति उस समय रूलिंग पार्टी थी, तेलुगु देशम पार्टी अपोजिशन में थी। तेलुगु देशम पार्टी से तेलंगाना राष्ट्र समिति में लोगों ने एमएलए ऐड हुए और उनको स्पीकर जो कि रूलिंग पार्टी का ही था, तो उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया बहुत देर तक। समझ रहे हो? जी जी जी। तो इसका दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है कि या जो स्पीकर होता है उसकी विम्स एंड फैंसीज में उसके हिसाब से चीज़ें चलने लगती है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का होता है। और अगर अपोजिशन पार्टी से लोग आए तो दिक्कत हो सकती है अपोजिशन पार्टी के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टीडीपी ने सेम चीज राज्यसभा में भी की थी कि जब वो अपने साथ जाके बीजेपी में मर्ज हो गई थी अपने राज्यसभा के एमपीज को लेके। हाँ, ऐसा होता रहता है। और फिर यही है कि एक बार 170th लॉ कमीशन ने भी बोला है, या फिर कई बार वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय लें इन सब चीज़ों को
डिस्कस करने के लिए या इन सब चीज़ों का डिसाइड करने की भाई उन्होंने डिफेक्शन किया है तो दे शुड बी डिस्क्वालिफाइड और नॉट। और उसके अलावा और भी रिकमेंडेशन है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई स्पीकर क्योंकि रूलिंग पार्टी से होता है, इससे बढ़िया कि ये है कि जो प्रेसिडेंट जो या तो प्रेसिडेंट डिसाइड करे एमपीज के केस में या फिर गवर्नर डिसाइड करे एमएलएस के केस में कि दे शुड बी डिस्क्वालिफाइड और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। हमको पता है एक इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो तो एक तरह से ये एक स्वतः तरीके से कार्य करती है और इलेक्शन कमीशन जो रिकमेंड करेगा वो जो स्पीकर का जो डिसीजन होगा उससे बेटर होगा, उससे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, जी। उससे ज़्यादा एक सही चीज होगा। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था, वो ये है कि ऐसे मौके में गवर्नर का क्या रोल रहता है? और गवर्नर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जैसे कि हमने उत्तराखंड में भी देखा था, तो उत्तराखंड में गवर्नर ने अपनी रूलिंग दे दी थी कि अल्पमत में दिखा के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की नहीं, उत्तराखंड हाई कोर्ट की जजमेंट आया कि गवर्नर जो है वो गवर्नर भगवान नहीं होता, इस टाइप से कुछ कि गवर्नर ही सर्वे सर्वा नहीं होता है। तो हाँ और जबकि जबकि और वही सेम दलील पे, जबकि बीजेपी ने ही शायद इस पे दलील दी थी कि नहीं होता है, और उसके अपोजिशन में वो खुद लेकर के महाराष्ट्र में चली गई थी। चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ उत्तराखंड में क्या हुआ था। उत्तराखंड में क्या हुआ था कि कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, ठीक है, और जी। सेंट्रल गवर्नमेंट थी बीजेपी की। और जो जितने भी गवर्नर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड, दे आर सेलेक्टेड या अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट किस पे वर्क करता है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी लाइक प्रेसिडेंट्स एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब प्रेसिडेंट वही करेगा जो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी कहेगी, जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेके बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके हिसाब से वो गवर्नर अपॉइंट करेगा स्टेट्स में। अब स्टेट्स क्या हुआ, एक तरह से सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, जो गवर्नर हो गया वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव हो गया स्टेट में। अब क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या हुआ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, रूलिंग पार्टी से लोग जो एमएलएस थे उन्होंने डिफेक्ट किया, बीजेपी में ज्वाइन करें। कायदे से उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन से पहले ही उन्होंने क्या किया, फ्लोर टेस्ट कहा कि फ्लोर टेस्ट की मांग करी ताकि, और फ्लोर टेस्ट में क्योंकि वो डिफेक्ट कर चुके थे लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया स्पीकर ने। और स्पीकर के डिस्क्वालीफाई करने से पहले, मतलब स्पीकर को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। कमाल की बात देखिए, जो स्पीकर था वो खुद डिफेक्ट हो गया था दूसरी पार्टी में, समझ रहे हो? जी। स्पीकर था वो खुद बीजेपी में डिफेक्ट हो गया था, तो उसने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और फ्लोर टेस्ट कराने से पहले ही, ताकि फ्लोर टेस्ट ले लो, फ्लोर टेस्ट तब होता है जब उनको पहले डिस्क्वालीफाई किया जाता है जिन्होंने डिफेक्ट किया, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। और इस बेसिस में अगर फ्लोर टेस्ट होता तो कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी थी वो हार जाती। और हार जाती तो फिर क्या होता है, जब अगर रूलिंग पार्टी हार जाती है तो एकदम से अपोजिशन पार्टी पावर नहीं ले लेती, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होता है। तो गवर्नर ने कहा कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास बहुमत नहीं है, और उसने क्या किया, प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में, हमारे उत्तराखंड स्टेट में लगा दिया। तो गवर्नर का ये रोल था, उसने डिसाइड कर लिया कि जो अभी रूलिंग पार्टी है कांग्रेस की, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, ठीक है, 70 सीटों में से उनके पास जो एलिजिबल सीट्स नहीं है, मोर देन हाफ ऑफ द सीट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर दोबारा इलेक्शन हो 6 महीने के अंदर, और तब तक यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल उन्होंने लगा दिया। तो जब ये लोग अप्रोच किया उन्होंने हाई कोर्ट में, तब हाई कोर्ट ने बोला कि भाई जब स्पीकर ने ही वो कर दिया, डिफेक्ट कर दिया, आपने जितने भी डिफेक्ट हुए उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई करने के बाद प्रॉपर तरीके से फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, तो आपने प्रेसिडेंट रूल कैसे लगा दिया? सही बात। समझ में आ रहा है? गवर्नर को बोला, उन्होंने कहा कि गवर्नर हर कुछ नहीं होता, सर्वे सर्वा नहीं होता, एंड ये जो प्रेसिडेंट रूल है, कोई भी चीज़ हो वो जुडिशरी के अंडर में आती है, जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई नल एंड वॉइड कर दिया प्रेसिडेंट रूल, और फिर से कांग्रेस की पार्टी दोबारा आ गई। तो अनुभव, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि हम लोग अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें? नहीं, अभिषेक ने इतना ज्यादा क्लियर समझाया, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है असम फ्लड। और असम में जो है 33 में से 28 जिले बाढ़ से ग्रस्त हैं। और मुख्य बात यह है कि वो मीडिया में नहीं आ रहे। मीडिया इस समय व्यस्त है अमिताभ बच्चन की कोरोना से जुड़ी खबरों में, और या तो सचिन पायलट जो विद्रोह कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से।
उसकी खबरों में। तो एक बारी अभिषेक आप बताएंगे क्या हो रहा है वहाँ पे? हाँ, यही है कि अभी आपने जैसा बताया कि 33 में से करीब 27-28 जिले बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं वहाँ पे, और करीब 73 लोग इस साल मर का लोगों का देहांत हो गया है इस बार बाढ़ की वजह से। 40 लाख लोग प्रभावित हो रखे हैं। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है भारत का माना हुआ, उसके 85% ऑफ द उसका एरिया अभी सबमर्ज हो चुका है, इनंडेट हो चुका है बाढ़ की वजह से। और बहुत से जानवर, करीब 125 जानवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानवर होते हैं, जैसे कि राइनो, ठीक है, और डियर, वाइल्ड बोर, ये मतलब जंगली सुअर वाइल्ड बोर होता है। तो इन ये सब बेचारे, इनका भी, ये लोग भी बाढ़ में बह गए। और कहा जा रहा है कि 1988 के बाद से ये छठी बहुत बड़ी, बहुत भयंकर बाढ़ है जो इस बार आई है। कौन सी नदी है वहाँ पे? वहाँ पर देखो, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से मेनली होता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है, और उससे पहले उसको हम अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दिहांग रिवर के नाम से उसको अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, और जहाँ से वो ट्रिब्यूटरी निकलती है, जहाँ से उसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, वहाँ पर उसको सेंको नाम से जाना जाता है। तिब्बत उसे सेंको नाम से बोलते हैं, चाइना उसको यारलुंग सेंको नाम से बोलती है। और ये करीब कहा जाता है कि ये विश्व की टॉप 5 लार्जेस्ट रिवर्स में इसका नाम आता है। टॉप 5 लार्जेस्ट रिवर मतलब समझ लो डिस्चार्ज के हिसाब से, जितना पानी इसमें, जितनी पानी की मात्रा इस रिवर में है, उस हिसाब से वो टॉप 5 लार्जेस्ट रिवर है। और इसकी लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है, इस ब्रह्मपुत्र रिवर की लंबाई। ठीक है, अनुभव आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, और वहाँ पर चाइना और तिब्बत में से यारलुंग सैंगपो के नाम से जाना जाता है। वो अपना मूवमेंट तिब्बत से ईस्टवर्ड लेके जाती है, और अरुणाचल प्रदेश के पास एक पॉइंट है नमचा बरवा, वो नमचा बरवा से यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेने के बाद वो डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है दिहांग के नाम से। तो होता क्या है कि जो तिब्बत है, वो तिब्बत जो था, वो तिब्बत का ओरिजिन कैसे हुआ था? तिब्बत का ओरिजिन तब हुआ जब इंडियन ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट जो था, इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट जब यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिली तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बने, और उसी के साथ साथ तिब्बत भी बना। तो तिब्बत की जो ओवरऑल हाइट है वो है 4000 मीटर के ऊपर, तिब्बत प्लेटू की। तो वो नदी जब 4000 मीटर के ऊपर से बह के नमचा बरवा से यूटर्न लेके आसाम में एंटर करती है, और फिर वो अरुणाचल प्रदेश के बाद आसाम में आती है, तो वो उसकी हाइट इतनी ज्यादा रहती है, और वो अचानक से इतने लो लाइंग एरिया में आती है कि जैसे आसाम है, तो आसाम में जो सी लेवल है वो 108 मीटर है, और जो रिवर तिब्बत में बहती है वो 4000 मीटर के ऊपर से बहती है। तो उसका इतना ज्यादा वेलोसिटी होता है और इतना ज्यादा वेग होता है कि वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है, और वो खुद आती तो है ही, और उसके साथ इतनी सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, संकोश है। तो ये सारी की सारी रिवर्स आसाम में अलग अलग पॉइंट पे मिलती हैं, और ये सारी की सारी रिवर फ्लड होती है। और फ्लड होने का मेजर एक कारण ये है जो मैंने बताया कि पहले तो इसका जो ज्योग्राफी है कि वो तिब्बत में वो 4000 मीटर के ऊपर है, और आसाम में जो रिवर बह रही है वो खाली 108 मीटर सी लेवल से है। तो वहां पर वो उसके पास एकदम ग्रेडियंट खत्म हो जाता है, और एक जगह वो इतना ज्यादा ग्रेडियंट है तो उसकी वजह से बहुत बड़ा फ्लड प्लेन बनता है। ऑलमोस्ट 75% ऑफ द आसाम एक फ्लड प्लेन बन जाता है। और खासकर खराब स्थिति कहाँ बनती है, जैसे माजुली आइलैंड है, तो वो पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर के बीचों बीच एक रिवराइन आइलैंड है, तो वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही हुई है। तो मैंने इसके विषय में काफी पढ़ा कि ऐसा आसाम में, मतलब ये पहली बात तो ये हमें समझनी होगी कि आसाम में फ्लड अभी पहली बार नहीं आया, आसाम में हर साल फ्लड आता है। हर बार इसी मौसम में हम बात करते हैं कि आसाम में फ्लड आया, 50 लाख लोग को वो कैंपों में रखा गया, 200 लोग मर गए, ये बातें हो रही है। लेकिन अभी समझने की बात ये है कि पॉइंट नंबर 1 कि हर साल फ्लड क्यों आता है। दूसरी पॉइंट है, अगर फ्लड आता है और हम सबको पता है कि अगले साल फिर फ्लड आएगा, तो गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर पा रही है। और अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है
तो वो असरदार साबित क्यों नहीं हो रहा है? हमारे जो यही 3 बात हमें समझनी है कि आसाम में हर साल फ्लड क्यों आता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और अगर गवर्नमेंट कर रही है यानी कि वो कुछ सही नहीं कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है जो गवर्नमेंट कर रही है जिसकी वजह से फ्लड आता ही जा रहा है और लोग हर बार उनको इतनी ज्यादा दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। नहीं, मैं वही बात पे आ रहा था कि जैसे बोला कि गवर्नमेंट को हर साल पता होता है, तो क्या गड़बड़ी रह रही है जो जब पता है कि हर साल स्थिति खराब होगी, तो सरकारें उस हिसाब से व्यवस्था क्यों नहीं कर रही हैं और आम नागरिक को इतनी बुरी त्रासदी से गुजरना पड़ता है? आदित्य, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस वक्त हमारे माइंड में एक बात तो पहले तो क्लियर हो चुकी है कि आसाम में फ्लड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जब वो अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा से एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो तिब्बत के प्लेटू से जब इतनी ज्यादा हाइट से आती है तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से बहुत ज्यादा एल्यूवियम लेके आती है। तो जी, जी। नेचुरल सी बात है, जो भी रिवर इतनी जल्दी जिसका ग्रेडियंट चेंज होगा कि वो 20-22 जो जिसका ग्रेडियंट था वो अचानक से 1-2 हो जाएगा, तो नेचुरल सी बात है कि वो रिवर फ्लड करेगी, वो स्वाभाविक सी बात है। तो अब हमारा क्या कर्तव्य होता है कि हमें पता है कि वो ज्योग्राफी के हिसाब से वो रिवर फ्लड करेगी ही करेगी, लेकिन हमें मैन मेड चीजें बनानी है जिसकी वजह से वो रिवर जितना डैमेज करे उतना डैमेज ना करे। तो इसमें पहली चीज ये है कि हमारा ह्यूमन एफर्ट क्या है, और दूसरा खुद नेचर ऐसे क्या चीजें करती है जिसकी वजह से इसका असर कम होता है। तो पहली चीज है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में वेटलैंड्स का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब सारा का सारा पानी एक साथ एक फ्लो में नहीं होता, रिवर चैनलाइज होके कई सारे वेटलैंड्स बनाती है। तो आसाम में लगभग 3,500 वेटलैंड्स थे। हम्म। दूसरी चीज ये है कि ये जैसे ही लो लाइंग एरिया में आसाम में एंटर करती थी तो ये कई सारी ड्रेनेज पैटर्न इसके बन जाते थे, जो छोटी छोटी और नदियां वहां से निकलती थी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो वो सारी जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स ब्रह्मपुत्र से निकलती थी वो सारी स्ट्रीम्स अब धीरे धीरे बंद हो रही है कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। तो जो वेटलैंड्स थे वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लोग उसमें एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो जो पहले दो नेचुरल सेफ्टी वॉल थे अगेंस्ट द फ्लडिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, वन इज द वेटलैंड एंड अदर वन इज द लिटिल ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, वो धीरे धीरे हमने खुद मैन मेड रीजन से उनको रोक दिया। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर उसके पास इतना ज्यादा डिस्चार्ज है और आप उसका पानी ना वेटलैंड में जाने दे रहे हैं और ना उसकी छोटी ट्रिब्यूटरीज में जाने दे रहे हैं, तो फिर वो तो फिर विध्वंसकारी होगी। और इसके लिए जहां जहां भी ड्रेनेज की ऐसी समस्या आती है तो इंटेंसिव वेटलैंड मैनेजमेंट, ड्रेनेज मैनेजमेंट, बेसिन मैनेजमेंट, इस तरह के कई सारे टर्म आते हैं जिसमें लोग इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लाते हैं और वेटलैंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लाते हैं कि हम लोग इस सब चीज़ों को रोकें। तो गवर्नमेंट ने जो सबसे पहला आइडिया जो 1955 देश आज़ाद हुआ उसके बाद से आया वो था एम्बार्कमेंट का। तो एम्बार्कमेंट में अगर आदित्य आपने खुद हम लोगों जहाँ पे हम लोग यूपी में रहते हैं, जो नेपाल के पास से खुद जो घाघरा और जी, जी। ये राप्ती नदी आती है तो उसमें क्या है एम्बार्कमेंट बनाए जाते हैं ताकि वो नदी खुद अपने जो डेजिग्नेटेड पाथ है उस पे ही चले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आसाम में भी वही टेक्निक अपनाई गई, उन्होंने अक्रॉस द आसाम मेजर एम्बार्कमेंट बनाए, बड़े बड़े पत्थर वो लगा देते हैं ताकि नदी रास्ता ना काटे और उसी में रहे। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है क्योंकि आपने जो उसकी ट्रिब्यूटरीज और वेटलैंड बंद कर दिए तो अब वो एम्बार्कमेंट से पानी निकल कर खुद ऊपर आ रहा है। तो अगर एक बार एम्बार्कमेंट से पानी निकल गया फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने नदी का पानी जाने का रास्ता वापस रोक दिया है एम्बार्कमेंट की वजह से। उसी की वजह से अब मेजर ड्रॉबैक ये आ रहा है कि जो एम्बार्कमेंट पहले उस चीज को रोकने के लिए ही बना था अब वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। अभिषेक, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि आप इसमें जो आपको बताने हो आप ऐड भी कर दीजिएगा। साथ के साथ ये कहना है मुझे कि जैसे अभी कोरोना का दौर है, हाँ। तो कोरोना में अभी कोरोना की स्थिति इस तरीके से बढ़ चुकी है कि अभी वो हम लोग राज्य के स्तर पे नहीं छोड़ सकते उसे, वो एक राष्ट्रीय आपदा है। हम्म। और ये बाढ़ से जुड़ी चीजें, भूकंप से जुड़ी चीजें, वो भी एक राष्ट्रीय आपदा होती हैं। हम्म। तो इस हालात में केंद्र सरकार की क्या केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है इस चीज से जूझने के लिए, और वो
क्या करती आई है और उसको क्या करना चाहिए अभी और क्या कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे केंद्र सरकार केवल डायरेक्शन देती है, जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही होती है किसी भी जी, आपदा जी। से निपटने के लिए, ठीक है? तो हाँ जैसे जी। अगर केंद्र ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया तो उसमें एनडीआरएफ फोर्सेस बनाए जो सेंटर के अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। लेकिन उसी के साथ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी बनाया है जो कि स्टेट के अंदर आती है। तो कभी जी, कहीं जी। भी आपदा हो तो दोनों मिलके ही काम करती हैं। और ऐसा होता है कि गाइडलाइंस वगैरह जो सेंटर प्रोवाइड कराता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है वो स्टेट होती है, चाहे वो फ्लड से जी। रिलेटेड काम हो, चाहे चाहे और भी बाकी मैंने डिजास्टर से रिलेटेड कार्य हो, ठीक है? अब क्या है, जी। जैसे सेंटर ने गाइडलाइंस इशू कर दी कि भाई फ्लड्स आएगा तो ये हमें कार्रवाई करनी है, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो जो भी होगा वो गवर्नमेंट करेगी। जैसे सेंटर में आता है, सेंट्रल वाटर कमीशन आता है, वो फ्लड से रिलेटेड सारे डेटा आपको प्रोवाइड कराती है। अब ये स्टेट का काम है, स्टेट का काम है कि जो जितने भी सेंट्रल वाटर कमीशन के हिसाब से जितने भी वो फ्लड से रिलेटेड जितने भी वार्निंग इशू कर रही है, तो उस वार्निंग को एकदम ट्रैक करते रहे। और जैसे ही ट्रैक कर रही है, या फिर अगर उनको अंदेशा हो रहा है कि भाई 1 महीने बाद या फिर 1 हफ्ते बाद वाटर लेवल बढ़ सकता है, या ये सब चीज़ें, या फिर फ्लड आ सकते हैं, तो उसको वहीं से उसी समय तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई लो लाइंग एरिया से हाई लाइंग एरिया में जाओ। उसके अलावा जो एनिमल्स रहते हैं आसपास, या उनको भी उनकी भी निकासी का प्रबंधन करना चाहिए। क्या होता है ना, जैसे असम में फ्लड इसलिए आते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा बारिश है वहाँ पर, बारिश सबसे ज़्यादा भारत में अगर कहीं बारिश होती है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और खासकर असम प्लेन्स है, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है, वहाँ पर बारिश की जो मात्रा है मानसून में वो हुँ, लगभग हुँ। बहुत ही ज़्यादा है। तो बारिश एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हुआ कि जब गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उस वजह से भी पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर ये है कि जो सल्टेशन होता है, मतलब जितने, क्या है ना, जो ये तिब्बतन प्लेटू है वो रेन शेडो एरिया में पड़ता है, वो बहुत ड्राई एरिया है, ठीक है? और जहाँ जी, भी जी। ड्राई एरिया होगा वहाँ पर जो इरोजन इरोजन होता है वो ज़्यादा होता है। तो वाटर की वजह से जो भी वहाँ पर वेदरिंग और इरोजन होता है, वो सारा सिल्ट और सारा सैंड वगैरह सब आके, जब वो, क्या कहते हैं, असम एंटर करता है, तो जैसे अनुभव ने बताया था कि एकदम से हुँ। जो ग्रेडियंट वो कम होता है, ग्रेडियंट पहले स्लोप हाई था, जब हाई स्लोप होता है रिवर का, तो रिवर क्या करती है, अंडर कटिंग करती है, वर्टिकल इरोजन करती है, मतलब वैली डीप करती है। लेकिन जब स्लोप कम हो जाता है तो जो रिवर्स क्या करती है, रिवर्स सारा अपना जो जितना भी मटेरियल है, इरोजन मटेरियल, वो जाके एक जगह इकट्ठा कर देती है, ठीक है? और इकट्ठा जी, करने जी। की वजह से उसका, और वो अंडर कटिंग नहीं कर पाती और फैल जाती है। वो क्या कहते हैं, उसे लेटरल इरोजन शुरू कर देती है, समझ लो। जो पहले पहाड़ों में हाई स्लोप्स में वो वर्टिकल इरोजन करती थी, मतलब वैली डीपनिंग करती थी, वैली को डीप करती थी, वो जब लो लाइंग एरिया में आती है तो लेटरल इरोजन शुरू कर देती है, मतलब साइड्स को काटना शुरू कर देती है, जैसे मसूरी आइलैंड को काटना, या फिर धीरे धीरे साउथवर्ड शिफ्ट हो रही है जो ब्रह्मपुत्र है। नॉर्थ में क्या है, उसके पहाड़ है, और साउथ में क्या है, ये ब्रह्मपुत्र का जो इरोजन हो रहा है, ब्रह्मपुत्र की वजह से जो फ्लड्स आते हैं, इसका भी कारण ये है कि जो नॉर्थन रिवर्स हैं, जो नॉर्थन ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, वो इस समय यंग फेज में है। देखो 3 फेज होते हैं रिवर्स के, यंग, मैच्योर और सेनाइल फेज, ओल्ड फेज जिसको कहते हैं। तो यंग फेज में है, तो यंग फेज में जो रिवर्स एंटर करती है नॉर्थ से, तो उधर वो शिफ्ट नहीं होती। साउथ साउथ साइड से, साउथवर्ड जो ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की, वो ओल्ड फेज में है। तो इसलिए जो जितने भी ब्रह्मपुत्र है वो अपना जो कोर्स है या फिर अपना चैनल वो शिफ्ट कर रही है साउथवर्ड से। और साउथवर्ड जी, जी। शिफ्ट कर रही है, तो जो जो एरिया पहले जो फ्लड प्रोन नहीं थे वो फ्लड प्रोन हो रहे हैं, ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फ्लड्स आने का, या फिर जो चैनल शिफ्टिंग हो रही है ब्रह्मपुत्र की। जैसे अभी समय भी हो रहा है, हमको अगले विषय पर भी जाना है, तो एक आखिरी चीज़ मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपदा है, तो अभी तो जैसा आप लोग ने बताया तो प्राकृतिक ही है, इसको रोकना असंभव से बर बिल्कुल है। तो अभी गवर्नमेंट इसको अगली बार से जैसे इस साल तो हो गया जो होना था। आगे के समय में चीज़ें सही रहें, ऐसी त्रासदी ना आए, लोगों की जान ना जाए, तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, तो जो गवर्नमेंट ने एम्बैंकमेंट बनाए हैं वो अपने आप में ही एक फॉल्टी डिसीजन था। एम्बैंकमेंट जो बनते हैं वो क्या करते हैं, हुँ, हुँ। कि एक जगह से एम्बैंकमेंट बन गया, उसके बाद जहाँ पर एम्बैंकमेंट नहीं है वहाँ पर रिवर फिर से वही प्रोसेस करती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है,
और जहाँ पर एम्बैंकमेंट खत्म होता है वहाँ पर वो फ्लड्स प्रोवाइड करा देती है। जैसे डिब्रूगढ़ एक रीजन है, उस शहर को आपने पूरी तरह से एम्बैंकमेंट कर रखा है, वहाँ पर बाढ़ नहीं आती, लेकिन आगे जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, वहाँ पर जैसे उसको खुला मैदान मिलता है, वहाँ पर बहुत तेजी वेग से वो सारी जगह फ्लड फ्लड कर देती है। तो अगर आप एम्बैंकमेंट कर रहे हो तो उसका भी प्रोसेस सही होना चाहिए। दूसरा है कि गवर्नमेंट सोचती है ड्रेजिंग करने का, ड्रेजिंग मतलब सिल्टेशन हटाने का, वो भी एक बहुत लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, बहुत मतलब छोटा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमको सोचना पड़ेगा, जैसे कि अनुभव ने भी बोला, जो इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट होता है उसको हमको जाना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं कि एक होलिस्टिक अप्रोच होता है जिसमें ह्यूमंस को भी मिलाया जाता है। अब क्या है ना, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम वहीं पर ही लोग ज़्यादा अपना घर बार बनाते हैं जहाँ पर खेती हो, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस प्लेन है, यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये बहुत फर्टाइल लैंड है। ये जितने भी फर्टाइल लैंड होता है, उसी तरह असम प्लेन भी फर्टाइल है। उसके अलावा जो असम है वो तीनों तरफ से हिल्स से घिरा हुआ है, तो हिल्स में इतनी पॉपुलेशन हो नहीं सकती, हिल्स में इतना फर्टाइल लैंड होता नहीं है, तो इसीलिए लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो फ्लड प्लेन्स में जाके बसें। इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना है कि लोगों को उठा के वहाँ से बाहर फेंक देना है या लोगों को कहना है भाई एंक्रोचमेंट मत करो। हमको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट के तहत, जिसमें उनकी इकोलॉजी का भी ध्यान रखा जाए और इकोनॉमिक नीड्स का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। उसके अलावा प्लानिंग और मॉनिटरिंग, जैसे जो सेंट्रल वाटर कमीशन है प्लानिंग करता है कि भाई ये फ्लड्स आने वाले हैं, हम ये आगे प्रोसेस ले सकते हैं, या स्टेट्स को भी, स्टेट और सेंटर को मिलके भी साथ में चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ चाइना और बांग्लादेश से भी हमको सारी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, देखिए चाइना बताते कि भाई इतनी बारिश हो रही है इस साइड, तिब्बतन साइड, और इतना ज़्यादा सिल्टेशन होने की इस पर प्रॉब्लम की अंदेशा है। तो जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो भी सारे तीनों कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ पर ब्रह्मपुत्र बहती है, उनको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है, इसमें सारे लोकल कम्युनिटीज से आपस में मिलके एक सॉल्यूशन निकालें कि आगे कि भाई इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि फ्लड्स तो आने ही आने हैं, हम क्या ऐसा कर सकते हैं। इसके देखो दो सॉल्यूशन होते हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्या हुआ, जैसे डैम बनाना भी फिजिबल नहीं है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र में या प्लेन्स में, ना ही पहाड़ में। उसके अलावा जो एम्बैंकमेंट बनाते हैं ये भी फिजिबल नहीं है। तो स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन तो इसका बहुत टफ है और बहुत कॉस्टली भी है। इसके नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन जो मैंने बता रहा हूँ वो सब कम्युनिटी मोबिलाइज करना या पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेट करना अलग अलग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। इस तरीके के प्रोसेस हैं और गवर्नमेंट देख भी रही है कि कम से कम जान या माल का वो हो, नुकसान हो, कम से कम नुकसान हो, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया है इस विषय पर। अब मुझे लगता है कि अब हमारा जो आज का आखिरी टॉपिक है, हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए। तो हुआ ये है कि ईरान में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, रेलवे प्रोजेक्ट, जो कि भारत बना रहा था, और ईरान ने अभी इस प्रोजेक्ट से भारत को ड्रॉप कर दिया है। अनुभव, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आप मुझे बताएँ कि यहाँ पे हुआ क्या था और हमारे श्रोता जान पाएँ कि एक पूरा सिनेरियो क्या चल रहा है, न्यूज़ पे क्या दिखा रहे हैं, एक्चुअल सिनेरियो क्या है? आदित्य, ये कहानी है 4 देशों की, हुँ। भारत, ईरान, चाइना और यूएसए, जी। और एक शिया स्टेट की, जो कि एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था। हुँ। ये कहानी है ईरान की। ईरान एक शिया स्टेट है और वो चारों तरफ से सुन्नी स्टेट से घिरा हुआ है। और जैसा कि अभिषेक आदित्य, आप सबको पता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो कि न्यूक्लियर पावर है, और बाकी कोई भी देश प्रूवन न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो जी। हुँ। ईरान हमेशा से ये चाहता था कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट बने, क्योंकि वो एक शिया मुस्लिम स्टेट है, और अगर उसके पास एक न्यूक्लियर पावर आ जाएगी तो वो सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, उसके जो जितने भी नेबर्स हैं उसके सामने एक मजबूत देश बनकर उभरेगा, और वो पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय की अगुवाई करेगा। हुँ। तो हुआ ये कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनने लगे 1950 के बाद, तो 1957 में यूएसए और ईरान ने एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन की। हुँ। ठीक है, उस प्रोग्राम का नाम था यूएस एटम्स फॉर पीस। उसके तहत ईरान में एक संस्था स्टैब्लिश हुई जिसका नाम था एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। तो अमेरिका ने ईरान को यूरेनियम, जो फिसाइल आइसोटोप्स थे,
उनकी सप्लाई की और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी स्टेब्लिश हो गई जो कि एटॉमिक एनर्जी के रूप में काम कर रही थी कि वो एटॉमिक पावर प्लांट बना रहे थे, एटॉमिक पावर प्लांट से बिजली बना रहे थे। और इसी के तहत ही अमेरिका ने ईरान से 1968 में एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन करा ली, जिसके तहत आप अगर एक बार आपने एनपीटी साइन कर ली तो जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल है आप उसका उपयोग केवल एनर्जी प्रोडक्शन में कर सकते हैं, लेकिन आप न्यूक्लियर वॉरफेयर में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन ईरान के मन में दबी इच्छा तो थी ही कि वो उसे न्यूक्लियर पावर बनना है। तो ईरान में समय के साथ साथ जैसे समय आगे बढ़ा तो उसको ईरान में खुद ही न्यूक्लियर मटेरियल मिल गया कि ईरान उसको रियलाइज हुआ कि हमारे पास खुद भी हम अपने जमीन से माइनिंग करके न्यूक्लियर मटेरियल निकाल सकते हैं। तो ऐसे ये धीरे धीरे उसने चुपके ही न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल पे काम करने लगा, न्यूक्लियर वॉरफेयर बनाने के लिए काम करना पड़ा। और उसका मेजर थ्रेट एक उस समय जब का ये भी था कि इजराइल जो था वो जब इजराइल का गठन हुआ तो वो अपने आप को बाकी मुस्लिम राष्ट्रों से बचाने के लिए ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि इजराइल ने अपने अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लिया और इट इज अ न्यूक्लियर पावर। और ईरान को भी ये बात पता थी, सभी मुस्लिम देशों को पता थी। जो तो हुआ क्या कि ईरान, लीबिया और सीरिया इन तीनों ने एक ऐसा आपस में बात की कि हमें भी न्यूक्लियर पावर बनना है। तो ईरान इस विषय पे चुपके चुपके काम करने लगा, लेकिन उसने एनपीटी साइन कर रखी थी, इसकी वजह से वो दुनिया को ये बात कबूल नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो सन 2002 का समय था, तो ईरान में एक संस्था थी एमईके, पीपुल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। वो एक मिलिटेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बता दिया कि ईरान में न्यूक्लियर वेपन बन रहा है और वो ईरान के पास खुद 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, एक तो है नातांज और दूसरा अरग। वहाँ उन दोनों फैसिलिटीज में ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। जैसे ही एमईके ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। यूएस ने तुरंत उस पर सैंक्शन लगा दिए और सब देशों को बोल दिया कि अब ईरान से कोई भी क्रूड ऑयल सप्लाई नहीं करेगा। तो ईरान की तरफ एक तरफ से सैंक्शन लग गया। तो हुआ क्या उस दौरान, वहां पर उनके जो प्रेसिडेंट थे, उनके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद खातमी। वो 2003 में भारत आए। जी। तो उन्होंने भारत आए तो भारत ने पेशकश की कि हम आपके लिए एक पोर्ट डेवलप करेंगे ताकि हमारे और आपके बीच में ट्रेड बढ़ जाए। तो उस पोर्ट का नाम था चाबहार। चाबहार वर्ड जो है वो उसका मतलब था 4 बहार, 4 स्प्रिंग्स। चाबहार रीजन जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में है। चाबहार यानी कि वो इतनी खूबसूरत जगह थी कि उसमें चारों मौसम में, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, हमेशा लगता था स्प्रिंग है। इसी की वजह से उसका नाम चाबहार था। तो इस चाबहार पोर्ट में क्या था, ये जो चाबहार एरिया था उसमें 2 पोर्ट है, एक शाहिद कालांतरी और एक शाहिद बेहस्ती। तो आज 2003 में पहली बार ये बात हुई कि भारत वहां पे चाबहार को पोर्ट एज अ पोर्ट, डीप वाटर पोर्ट डेवलप करेगा गल्फ ऑफ ओमान में। लेकिन आपको जैसा पता है हमारी ब्यूरोक्रेसी थोड़ी धीमी है। तो 2003 से बात बढ़ते बढ़ते पहुंच गई आगे आके 2014 तक। 2014 तक भारत बस इस पर बात ही करता रह गया, लेकिन कुछ अमली जामा पहनाया नहीं। फिर बाद में जब गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में, जी, तो भारत ने 85 यूएस डॉलर्स, 85 मिलियन यूएस डॉलर का टोटल खर्चा किया। और उसने जो दोनों पोर्ट थे, शाहिद कालांतरी और शाहिद बेहस्ती, उन दोनों में से शाहिद बेहस्ती को डेवलप किया। और उसने भारत ने दिसंबर 2018 में शाहिद बेहस्ती पर कंट्रोल स्थापित कर लिया और उसको वो ऑपरेट करने लगा। अब हमें ये बात समझनी है कि भारत ने जब 2003 में ऐसा क्यों किया। तो उसका ये रीजन था कि भारत में चाबहार पोर्ट का क्या ऐसा सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से भारत ने ईरान को बोला कि हम आपका चाबहार पोर्ट फैसिलिटी डेवलप करेंगे। उसका 2 मुख्य कारण था। पहला कारण ये था कि जैसे आपको पता है कि
सन 1700 तक भारत जो था वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था। दुनिया का 25% ऑफ द जीडीपी भारत का ही था, और भारत अपने जो रॉ मटेरियल थे जैसे सिल्क है, मसलिन है, स्पाइसेस है, वो सारे के सारे तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का ये जो रास्ता है उसके थ्रू यूरोप भेजता था जी जी जी। लोकल होके। तो जब बीच में हमारा देश बंटवारा हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, तो जो ये भारत का पुराना लिंक था ट्रेड का, वो लिंक समाप्त हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत की एनिमोसिटी है। तो भारत अब खुद ये ट्रेड रूट अपना नहीं सकता कि भारत से कोई सामान पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान इन सब होके रशिया और बाकी यूरोप के मार्केट में जाए। तो भारत को ये लगा कि अगर वो चाहबार पे अपना पोर्ट स्टेब्लिश कर लेगा, तो वहां पे वो अपना सामान ईरान तक ले जाएगा, और ईरान में बाकी रेलवे से और रोड लिंक से वो पूरा रशिया और यूरोप का मार्केट टैप कर लेगा। तो उसका वो मेन मार्केट टैप करने की क्या वजह क्या थी? एक एक वो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नाम का एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो कि ईरान से अजरबैजान होकर रशिया जाता है। तो भारत को उस नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे उसकी नजर थी, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि भारत का अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। भारत ने अफगानिस्तान को बहुत मदद की है, उसका पार्लियामेंट बनाया, वहां से कई लोग भारत में डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग करने आए, काबुल के पास उसका डैम बनाया। इवन वहाँ का स्पोर्ट्स भी अब इंडिया ही मैनेज करती है एक तरीके से। हाँ, उसकी क्रिकेट देहरादून में, इवन अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम देहरादून में ही आके प्रैक्टिस करती है। तो ये सब भारत कर रहा था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना ज्यादा अफगानिस्तान में भारत का इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, भारत को ये बात लगी कि हमारे पास एक सिस्टमैटिक रूट होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपना सप्लाई अफगानिस्तान तक पहुंचा सके। तो भारत ने जब ये चाबर पोर्ट डेवलप किया, उसके बाद सन 2016 में नरेंद्र मोदी ने एक एग्रीमेंट किया ईरान गवर्नमेंट के साथ, और उन्होंने बोला कि हम आपका जो चाबर पोर्ट है, हमारा ये पोर्ट तो हमने डेवलप कर दिया, लेकिन अब इस पोर्ट से सामान आपके अंदर जो कंट्री है उसमें सामान जाना चाहिए, और उसके थ्रू वो बाकी देशों में भी जाना चाहिए, यानी कि जो नॉर्थ साइड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें भी जाना चाहिए। तो भारत ने पेशकश की एक रेलवे लिंक। वो रेलवे लिंक था चाबर पोर्ट से ईरान में एक जगह है जहीदान, जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे है। 602 किलोमीटर का एक रेलवे लिंक बनाने की पेशकश की, और उस पेशकश में भारत ने बोला कि हम आपको $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। सन 2016 में ही इंडियन गवर्नमेंट का इंडिया का एक पीएसयू है इरकॉन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उसने ये एमओयू साइन किया, और उसने बोला हम आपका ये रेलवे लिंक जो है छाबर से लेके जहीदान तक वो बनाएंगे। और भारत की ये मंशा क्या थी कि वो ये जो रेलवे लिंक है, वो ये रेलवे लिंक को आगे बढ़ाना चाहता था अफगानिस्तान तक, यानी कि सामान पहले पहुंचेगा चाहबर, चाहबर से सामान पहुंचेगा जहीदान, और जहीदान से वो एक हाईवे बनाना चाहता था कि डायरेक्ट सामान जो भी भारत की सप्लाई थी वो पहुंच जाए अफगानिस्तान। तो जहीदान और ईरान का बॉर्डर है, अफगानिस्तान ईरान का, वो ईरान में, वैसे ही उसके बगल में ही जहीदान के बगल में एक शहर है अफगानिस्तान में, उसका नाम है जारंज। तो भारत जारंज से दलेराम, अफगानिस्तान में एक जगह है, वहां पे उसने अफगानिस्तान के साथ करार किया कि हम आपकी जारंज से दलेराम तक का, जो कि अफगानिस्तान में काबुल के पास एक जगह है, वहां तक एक हाईवे बनाएंगे, और ईरान में वो रेलवे लिंक बनेगा। तो अगर भारत का ये एक प्लॉट तैयार हो गया कि हमने एक सी लिंक बना दिया, उसके बाद हमने एक रेलवे लाइन बना दी, और हमने फिर एक हाईवे बना दिया, तो एक पूरा लूप क्रिएट हो जाएगा, और बहुत ही ज्यादा अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी, और इंडिया और अफगानिस्तान का जो ट्रेड संबंध है वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा। तो भारत ने इस हिसाब से ये सब चीजें की थी, लेकिन हुआ क्या, जैसा कि आपको अभिषेक और आदित्य पता है कि यूएस ने ईरान पे बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही, जिसकी मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताई थी। तो अब बात यहाँ पे फंस रही है कि भारत अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वक्त
नॉन अलाइनमेंट का युग खत्म हो चुका है और भारत और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट खुद अपने आप को यूएस की तरफ थोड़ा इंक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि यूएस भारत को पिवट ऑफ द ईस्ट बनाना चाहता है। मतलब वो एशिया में भारत को चाइना के खिलाफ पाइवट करना चाहता है, ताकि वो चाइना को भविष्य में काउंटर कर सके। उसके लिए वो कई तरह की भारत को मदद कर रहे हैं। तो भारत को ये बात पता है कि हम मुझे यूएस से ज्यादा दोस्ती बढ़ानी है, क्योंकि चाइना हमारा एक इमीडिएट थ्रेट है। तो सही है। भारत चाहता था कि वो ईरान की वजह से यूएस को नाराज ना करे, तो उसने अपना प्रोजेक्ट ज्यादा आगे बढ़ाया नहीं। और पहली बात ये थी कि इरकॉन कर भी लेता, लेकिन जो रेलवे लिंक में जितना भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी थी, वो टेक्नोलॉजी जो थी वो यूएस से इंपोर्ट होनी थी। तो यूएस की कंपनीज खुद वो तैयार नहीं हुई कि हम आपको रेलवे लिंक बनाने के लिए जो मशीन्स आपको चाहिए वो हम आपको सप्लाई करें, क्योंकि खुद यूएस ही ईरान पे सैंक्शन लगा रहे हैं, तो उसकी कंपनीज तो भारत को ईरान में रेलवे लिंक बनाने के सामान देंगी नहीं। तो ये बात आगे तक अभी 2020 तक आ गई, और 2016 से लेकर 2020 तक 5 साल में रेलवे लिंक केवल कागजों पे रह गई और बनी ही नहीं। ओके और ओके, मतलब कि चाइना ने वहां पे इस कुछ चीज का, काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ, एक भी इंच रेलवे लाइन नहीं पड़ी। हाँ, एक भी इंच रेलवे लाइन बनी नहीं। और इस वक्त ईरान को चाहिए पैसा, उसके ऊपर सैंक्शन लग गए हैं, उसके पास जो एकमात्र चीज है जिससे वो पैसा कमा सकता है वो है नेचुरल रिसोर्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस। और वो वहां से अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से जो सब देश डरे हुए हैं, वो वहां से वो ले नहीं जा पा रहे हैं। तो लेकिन चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो कि यूएस को टक्कर दे सकता है। तो उसने अभी एक ड्राफ्ट तैयार किया है 400 बिलियन यूएस डॉलर्स का, जिसके लिए ईरान 25 साल तक उसको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की सप्लाई करेगा, और उसके बदले वो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। तो अभी ऐसी खबरें आ रही है कि वो जो रेलवे लिंक थी, चाबहार और जहीदान रेलवे लिंक, वो लिंक का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ईरान ड्रॉप कर रहा है, और अब वो चाइना के पास जा रहा है। तो ये तो बात हो गई न्यूज की। और ये न्यूज न्यूज क्यों बनी, उसका रीजन ये है कि भारत जो था उसने चाबहार पोर्ट को पाकिस्तान में जो चाइना का इन्वेस्टमेंट था ग्वादर पोर्ट, उसकी वजह से बनाया था। कि चाइना ने ग्वादर में पाकिस्तान की ग्वादर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत एक पोर्ट बनाया। उसका रीजन ये था कि जो इंडियन नेवी है इंडियन ओशन में, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और चाइना की जितनी भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो होती है इंडियन ओशियन के थ्रू, क्योंकि जितने भी एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, वो सब इसी रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में। तो किसी भी समय अगर कोई एडवर्स सिनेरियो है, जैसे कि अभी खुद यहाँ पर पैंगोंग लेक में और अरुणाचल प्रदेश, इन सब एरिया में कभी ना कुछ बॉर्डर स्कर्मिश हो जाते हैं, तो भारत के पास एक टैक्टिकल एडवांटेज है कि वो भारत चाहे तो अपना ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड करके चाइना को जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो रोक सकता है कभी भी, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो बहुत ही छोटा पैसेज है, और भारत ने अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा नेवल बेस बना लिया है, और वो किसी भी समय स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक करके चाइना के पास की जो ये क्रूड ऑयल की सप्लाई वो रोक सकता है। उसी की वजह से चाइना ने ये एक सेकंड ऑप्शन जनरेट किया कि हमें इंडियन ओशन का सहारा ही ना लेना पड़े, हम डायरेक्ट जो हम एक्सपोर्टिंग क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जैसे कुवैत है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उसका सारा का सारा तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ग्वादर तक लेके आएंगे, गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते से। और वो ग्वादर में तेल टैंकर्स में सीधे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चाइना का जो प्रोविंस है जिनजियांग, वहां पहुंचेगा, और वहां से वो रेलवे लाइन से पूरे चाइना में हो जाएगा। वो उसका एक प्लान था। तो भारत को इस प्लान की पता थी। भारत ने उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ही चाबहार पोर्ट बनाया, जो कि लगभग 80 किलोमीटर है ग्वादर से। तो उसका मेन रीजन ये था कि भारत चाइना का जितना भी इन्फ्लुएंस था और वो वहां पे जो जो चीजें करना चाहता था, वो उस पर एक नजर रखने का उसका प्लान था चाबहार में पोर्ट बनाने की वजह से। जी जी जी। तो तो अब क्या हुआ, वो प्लान एक तरह से खटाई में पड़ रहा है, जो हमारे यूपी की भाषा में कहते हैं, क्योंकि चाइना का वहां पर पोर्ट
से रेलवे लिंक उसने बनाने का उसको शायद ड्राफ्ट तैयार हो गया। और दूसरा, ईरान ने उसको, वहां पर एक और पोर्ट है गल्फ ऑफ ओमान में, चाबहार पोर्ट है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक बंदर जस्ट नाम का एक पोर्ट है, उसको भी डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात चल रही है। तो अगर वो उसने बंदर जस्ट भी दे दिया जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज में, तो चाइना के पास वहां पर एक लाइन से 3 पोर्ट हो जाएंगे। अगर आप वेस्ट से ईस्ट पे जाएं तो सबसे पहले उसके पास स्टेट ऑफ हॉर्मूज में बंदर जस्ट हो जाएगा, फिर गल्फ ऑफ ओमान में उसके पास चाबहार पोर्ट हो जाएगा, और फिर इंडियन ओशन में जो अरेबियन सी वाला रीजन है जो पाकिस्तान में है, ग्वादर, तो उसके पास ये तीनों के तीनों पोर्ट हो जाएंगे। तो एक तरह से उसकी जो सप्लाई लाइन है वो ओवरऑल सिक्योर हो जाएगी, और वो जो इंडियन ओशियन पे जो उसका वो पैनिक सिनेरियो क्रिएट होने का वो है, वो चीज एकदम से एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो भारत पर हर तरह से फिर वो उसके साथ थोड़ा रास्ताकशी करने में उसके पास ज्यादा टैक्टिकल एडवांटेज आ जाएगा। जी जी तो जी वो जो अभी डोकलाम में और इन सब चीजों में कर रहा है, तो वो ज्यादा और विगरसली कर पाएगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि अगर भारत ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर भी दिया तो हमारे पास एक ऑप्शन खुला हुआ है। जी जी जी। तो अभिषेक, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें अभी एक न्यूज़ और आई है कि जो फरजान बी गैस रिग है वहाँ पे ईरान में, जिसका कॉन्ट्रैक्ट ओवीएल के पास था, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के पास, और करीब $100 मिलियन वो इन्वेस्ट भी कर चुकी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। जी जी उसमें से भी जो ईरान है वो ओएनजीसी को बाहर निकाल रहा है, और वो कह रहा है कि वो भी इसका भी एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन फरजान बी गैस फील्ड्स में खुद ही करेगा। तो ये बहुत एक स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट हो रहा है, क्या कहते हैं, ईरान। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इंडिया है, इंडिया अगर ईरान के साथ कोई भी ट्रेड करता है ना, तो यूएस ने जब ओबामा के बाद, ओबामा ने क्या किया था, जो ओबामा ने क्या किया था कि जो ईरान है, ईरान एक बहुत हिस्टोरिकली और सिविलाइज्ड कंट्री है उसको, उसके जानने में, और है भी, रियल में है भी, वो एक बहुत से ओल्ड सिविलाइज्ड कंट्री जी है। जी तो उसने कहा कि इस ऐसी कंट्री के साथ दुश्मनी करके कुछ फायदा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, P5 कंट्री के साथ जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है, उसके साथ प्लस जर्मनी के साथ मिलकर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उसके तहत क्या हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके बारे में ओझा जी बता भी चुके हैं, कि उसके तहत यह हुआ कि जो ईरान है वो सिविल यूज के लिए, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या यूज कर सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के वॉर बनाने, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इसका यूज नहीं करेगा। जी तो उसके ऊपर से सैंक्शन हटाए गए, उसके ट्रेड के रास्ते खुले। लेकिन जो ट्रंप एक तरह से विरोध, इसराइल का बहुत पक्षधर है, और इसराइल और ईरान में बहुत एनिमोसिटी है, मतलब विद्रोह है दोनों में। तो उसने कहा गया कि दोबारा इस पे सैंक्शन लगाए ईरान पे। और उसने एक एक अमेरिका, यूएसए का एक एक्ट है जिसको हम कार्सा एक्ट कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। मतलब अगर कोई भी ऐसी कंट्री जिसकी अमेरिका के साथ दुश्मनी है, और उसका कोई दोस्त नेशन भी अगर उस कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहे, मान लीजिए इंडिया अगर दोस्त है अमेरिका का, और अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगाया है, तो वो कार्सा एक्ट लगा के इंडिया को भी बोल सकता है कि भाई अगर तुम उसके साथ ट्रेड करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शन लगा दूंगा। जी 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 तो इसलिए क्या है कि ईरान से जो इम्पोर्ट होता था इंडिया का ऑयल का इम्पोर्ट, वो कम होने लगा। और जब ऑयल ही इम्पोर्ट कम होने लगा तो उसकी रेवेन्यू बहुत कम हो गए ईरान के, और इसीलिए उसने धीरे धीरे इंडिया से अपनी दूरी बनानी शुरू करी, क्योंकि इंडिया अपनी बहुत मतलब अमेरिका को बहुत पास रख रहा है। जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है तब से एक बहुत ही डिप्लोमेटिक शिफ्ट हुआ है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। तो जो इंडिया रशिया और ईरान के साथ पहले ज़्यादा झुकाव में था, इस समय यूएसए के साथ झुकाव में है। और इसका फल हमको ये भी हो रहा है कि थोड़ा हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, और हमारे जो एनर्जी इंटरेस्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। इसीलिए जो दोनों जगह से जाना, चाहे वो फरजान बी गैस फील्ड से भारत इंडिया का बाहर होना, या फिर चाबहार जहेदान पाइपलाइन से, रेलवे लाइन से इंडिया का बाहर होना, दोनों ही एक तरह से इट इज़ अ ब्लो टू
इंडिया। और खैर इसका सॉल्यूशन यूएसए भी दे रहा है। यूएसए कह रहा है कि वी विल प्रिपेयर, आज ही की न्यूज़ आई है कि यूएसए इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने की तैयारी कर रहा है, और कह रहा है कि बाकी जो भी चीज़ें हैं वो यूएसए फुलफिल करेगा। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। नहीं, तो मैं एक चीज़ इसमें और जानना चाह रहा था, चूँकि समय बहुत कम है और हम लोग ऑलरेडी टाइम की लिमिट से आगे निकल चुके हैं। बस एक लास्ट चीज़ जानना चाह रहा था कि जो इंसिडेंट हुआ है और जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने इसे कवर भी किया, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी स्थिति अभी क्या है? कि ऐसा है कि हमको बॉयकॉट किया जा रहा है कि हमको अलग कर दिया गया है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि इससे क्या बनकर गई है? मुझे तो ये लगता है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से जो शिफ्ट हुआ है हमारा, जो यूएसए की तरफ इंक्लिनेशन हुआ है, उस वजह से हमारी जो एक सॉफ्ट पावर थी उसमें कमी तो आई है। जी, जी। कि जब इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था उस समय भी उसने कोई भी ब्लॉक, चाहे वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक हो यूएसए का, चाहे वो कम्युनिज्म ब्लॉक हो सोवियत यूनियन का, किसी को भी ज्वाइन करने से मना किया था और एक स्वच्छंद देश के तौर पे उभरा था, जो कि अब उसकी पहचान स्वच्छंद देश की तरह नहीं हो रही है। सही बात। और जो उसका झुकाव यूएसए की तरफ ज़्यादा हो रहा है, तो वही है कि एक तरह से चाहे वो चाइना के न्यूज़पेपर में देख लो, चाहे वो किसी भी कंट्रीज के न्यूज़पेपर में देख लो, ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया इज बिकमिंग पपेट ऑफ यूएसए। ट्रू, ट्रू, ट्रू। बिल्कुल। जो एक फॉरेन पॉलिसी में उसको आज़ादी थी, जैसे वो काटसा एक्ट लगा रहा है इंडिया पे कि इंडिया S-400 जो मिसाइल्स हैं रशिया से, वो भी नहीं खरीद सकता, हाँ जी। और ईरान से डील भी नहीं कर सकता किसी भी प्रकार की। तो ये सब चीज़ें जो भुगतनी पड़ रही है, तो इससे भारत अपने जो सिक्योरिटी पे भी बहुत ज़्यादा एक तरह से जोखिम उठा रहा है। जो ग्वादर पोर्ट बना रहा था चाइना पाकिस्तान में, उसको काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट डेवलप किया जा रहा था, लेकिन वहाँ से भी अगर भारत अपने पकड़ खो देता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में इंडिया के लिए। ठीक है, एनर्जी एनर्जी सप्लाई कर सकता है, मतलब ऑयल सप्लाई कर सकता है यूएसए, जब से शेल ऑयल का वहाँ पर डिस्कवरी हुई है, लेकिन व्हाट अबाउट द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस समय, मुझे ऐसा लगता जी, जी, जी। अनुभव, जाते वक़्त आपसे एक एंड नोट। एंड नोट में ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के जो इस वक्त विदेश मंत्री है वो भारत के पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके थे। हम उनको कुछ बता नहीं सकते कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा रही है। वो खुद इतने समझदार है और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं। तो वो जो भी करेंगे हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि हमारे देश के साथ जो भी हो भविष्य में अच्छा ही हो। हाँ, तो आशा करते हैं कि वो जो स्टेप लेंगे, जो भी चीज़ें आगे वो करेंगे, वो भारत के लिए विदेश स्तर पे ज़्यादा अच्छी हो बनस्पत इसके कि उसका भारत में वोट पर क्या असर पड़ेगा। तो अनुभव और अभिषेक, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग फिर इस अगले हफ्ते मिलें आपसे और ढेर सारी हफ्ते भर का जितना भी भसड़ रहता है, जितना भी बवाल होता है, आप तक लेकर के आएँ। तब तक के लिए आप हमारा पॉडकास्ट जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हो, चाहे वो स्पॉटिफ़ाई हो या गूगल पॉडकास्ट हो या एप्पल पॉडकास्ट हो, वहाँ पर जाएँ। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, रेटिंग दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन पाएँ। और याद रखिएगा, हमारी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है srmpodcast.com, वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा पॉडकास्ट मिलेंगे। तो प्लीज़ उस वेबसाइट को जाकर के चेक करिए। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।